इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक शानदार मुकाबले में हिंदुस्तान की मेंस हॉकी टीम को शिकस्त का सामना हुआ। हिंदुस्तानी टीम ने बेल्जियम को कड़ी टक्कर दी। 5-2 से हिंदुस्तानी हॉकी टीम को बेल्जियम ने शिकस्त दी। सेमीफाइनल में बेल्जियम की जीत हुई है। अब कांसे के तमगे के लिए हिंदुस्तानी हॉकी टीम खेलेगी। हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जर्मनी मुकाबले के लॉजर से होगा। तो टोक्यो ओलंपिक से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। एक शानदार मुकाबले में हिंदुस्तान की मेंस हॉकी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तानी टीम ने बेल्जियम को कड़ी टक्कर दी। 5-2 से हिंदुस्तानी हॉकी टीम को बेल्जियम ने शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में बेल्जियम की जीत दर्ज हुई है और अब कांसे के तमगे के लिए हिंदुस्तानी हॉकी टीम खेलेगी। वहीं हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के मुकाबले के लूजर से होगा। सेमीफाइनल से शिकस्त के बावजूद उड़ीसा के सीएम नवनीत पटनायक ने हिंदुस्तानी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया है और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। उसके साथ ही मुस्तकबिल में उनकी कामयाबी की दुआ की है। Boys and girls have made us all proud at the Tokyo Olympics. We have seen some spectacular hockey skills by our teams. Odisha has been partnering with Hockey India over the last few years. Our objective has been to bring back the glory of Indian hockey. Odisha has organized all the major tournaments, including the Hockey World Cup in 2018. Bhubaneswar has become the home ground for our teams. I am happy that all the efforts have started bearing fruit and we have seen some great results in this Olympics. I think the best days of Indian hockey are ahead of us. We would continue. उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के साथ साथ वजीर आजम ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, जीत और हार जिंदगी का हिस्सा है। टोक्यो 2020 में हमारी मर्दों की हॉकी टीम ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और यही अहमियत रखता है। टीम को अगले मैच और उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। हिंदुस्तान को हमारे खिलाड़ियों पर फख्र है। तो इस वक्त हमारे साथ हॉकी ओलंपियन और हॉकी कोच एकेडमी से हमारे साथ समीर दाद साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। समीर साहब, जिस तरह का हॉकी में परफॉर्मेंस रही है हमारी हॉकी टीम की और अब हालांकि शिकस्त का सामना हुआ है लेकिन कांसे के तमगे की उम्मीद है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है हमारी हिंदुस्तान की हॉकी का, क्योंकि 41 साल के बाद हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए हैं। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हमारी हॉकी फिर से एक बार अपने पुराने दौर की तरफ जा रही है। हालांकि हम सेमीफाइनल में आके एक मजबूत टीम थी जो पिछले बार की वर्ल्ड चैंपियन है और पिछले बार की सिल्वर मेडलिस्ट है गोल्ड ओलंपिक्स में जी से जाके हारे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस के लिए बहुत बधाई देना पड़ेगी भारतीय हॉकी को और मुझे लगता है कि इससे हमारा हॉकी का फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बिल्कुल, हॉकी का फ्यूचर काफ़ी बेहतरीन होगा क्योंकि सालों के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर एक स्टेप बैक, लेकिन इसको हम एक जिस तरह से आगे जाने के लिए मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप की तरह ले सकते हैं कि आगे जो है अब इससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलेगी। यकीनन आपको हार के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैंने जैसे पहले कहा कि बेल्जियम एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है और उसके साथ आप खेल के सेमीफाइनल में अगर हारते हो तो बहुत सी चीजें आपको पॉजिटिव मिलेगी जो आगे आप अपने को डेवलप करके और बेहतर कर सकते हैं आगे जाके। जी बिल्कुल। समीर दाद साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।
और इस वक्त हमारे साथ साबिक हॉकी ओलंपियन जलालुद्दीन रिजवी साहब जुड़ चुके हैं। रिजवी साहब, खैर मकदम है आपका। हॉकी टीम को शिकस्त का सामना हुआ, लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। वही वज़ीर-ए-आज़म ने भी ट्वीट करके कहा कि हार जीत तो एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ गेम रहता है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह का जोश दिखाया है, वो काबिल सताइश है। सही कहा आपने मुनज़्ज़ा, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमको जोड़ा लोगों से। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मैच हुआ वो देखिए, एक तो अपने आप में सेमीफाइनल ओलंपिक्स का बहुत बड़ी बात होती है, और ये खेल है, खेल को खेल से की उसी तरीके की भावनाओं से लेना चाहिए हमें। तो अपनी स्पिरिट जो है स्पोर्ट्स की उसमें लेना चाहिए। अब ठीक है, गेम में 45 मिनट्स इतना अच्छा खेले खिलाड़ी हमारे जी, और उसमें हमको उस 45 मिनट्स में जीतना ही था जी, लेकिन हमको गोल नहीं मिल पाए। थोड़ा इत्तेफाक है, लेकिन सामने वाली टीम भी वर्ल्ड चैंपियन है, लास्ट ओलंपिक की रनर्स अप है। उसमें कोई कमी नहीं थी उस टीम में, और उनका पेनल्टी कॉर्नर जो लगाने वाला था वो बहुत ही उसमें कॉन्फिडेंट था। उसने गोल इतने अच्छे गोल किए हैं। हमारी टीम ने कहीं पर भी मैं यही बारीकी से देख रहा था, कोई गलतियां नहीं कही हैं। अब पेनल्टी कॉर्नर होना एक अपने आप में वो होता है, मिल गए, और उसमें एक पेनल्टी स्ट्रोक हो गया अंपायर का। अब वो हो सकता था कि वो अंपायर जो भी साहब थे उनको 50-50 था, वो स्ट्रोक नहीं भी हो सकता था, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर उसके पैर से लगी और उसके पीछे श्री देश थे गोलकीपर, तो एक रुकने के चांसेस थे बॉल के, तो लेकिन उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया गया। इससे थोड़ा सा टीम एकदम से टूट गई हमारी। तो जाहिर है कि जो जोश आता आदमी के, तो 5, 10, 15 मिनट बचे हुए हैं, उसमें हमारे ऊपर 2 गोल हो गए, तो ये जरा सा थोड़ी सी निराशा वाली बात थी। लेकिन टीम ने एक खिलाड़ी ने जो गेम खेला है बहुत बहुत तारीफ के काबिल है, और जो जोश दिखाया है, जो टीम का अपना आपस में तालमेल था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो मतलब कम है, मैं तो यही समझता हूँ। और अगला उनका मुकाबला जो भी होना है ब्रॉन्ज मेडल के लिए, उसके लिए हम लोग उनके लिए बहुत बहुत उनके लिए दुआ करते हैं, और हम सब हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं, और हम सारे खिलाड़ी भी सब मैच देख रहे हैं, हम लोग सारे सीनियर, तो सबकी आपस में यही बात हो रही है कि जो कमाल किया है इन बच्चों ने, मुकाबला नहीं है, उसमें बहुत अच्छा खेले हैं। और ठीक है, हार जीत अपनी जगह पर है, अगला और मौके मिलेंगे जो हमको जीतना है, आगे जाना है, और हमें खासतौर से अभी हमारा ब्रॉन्ज मेडल पर नजर होना चाहिए, और उसमें उन लोगों को अपनी मायूसी नहीं आना चाहिए, अपने आप में जोश रहना चाहिए। वही बिल्कुल रिजवी साहब, क्योंकि जब शिकस्त का सामना होता है उसके बाद आपके पास एक और मौका है कि ब्रॉन्ज मेडल अभी है, और लेकिन उस पर जो पूरी टीम फोकस कर पाए, ये कितना जरूरी है कि वो पिछला जो शिकस्त है, जो हो चुका है, उसको भूलकर आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, ये जो टीम के 7 लोग हैं हमारे साथ जो गए हुए हैं, साइकिलिस्ट, और हमारे जो हमारे कोच हैं, मैनेजर हैं, ये टीम के साथ, और खुद बत्रा साहब वहाँ मौजूद हैं, तो टीम को और शाबाशी दें, और शाबाशी देने के बाद ये कहें कि आप लोगों ने बहुत कमाल किया है, और इसको भूल जाओ, जो भी था थोड़ी देर के लिए, आज के दिन भूल जाओ इसको। जब हमारा कल परसों जब हम लोग खेलेंगे, तो सब भूल के मैदान में जब उतरना है, उस टीम के खिलाफ हमको जीतना है, और वही हमारे लिए फाइनल समझना चाहिए कि हमें ये हमारा फाइनल है, और हमको ब्रॉन्ज मेडल लेके जाना है। विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होके हमको मतलब मेडल पहनना है जी बिल्कुल, और पूरा मुल्क जो है पूरी उम्मीद है और दुआएं कर रहा है कि हॉकी टीम जो है ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीत कर लाए। जलालुद्दीन रिजवी साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते, बांडीपुरा में छाना दजी के जंगलात में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया है। तफसीलात के मुताबिक छाना दजी के जंगलात में मिलिटेंटों की मौजूदगी इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा करके जो ही पेशकदमी शुरू की, तो इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, और यूं इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर झड़प शुरू हुई। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में फायरिंग का तबादला जारी था, जबकि इलाके की और फोर्सेस की मजीद नफरी को रवाना किया गया है। बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे सईद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद, तफसीलात बताएं। जी मुनज़्ज़ा, ये जो बांडीपुरा का छानदजी इलाका है, वहाँ पे आज सवेरे एनकाउंटर शुरू हुआ
फिलहाल इत्तलात ये आ रही है कि 24 जुलाई को बांडीपोरा के शोक बाबा इलाके में जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे, कहा जा रहा है कि एक मिलिटेंट उस इनकाउंटर में जख्मी हुआ था। वो बाग के छानबेजी इलाके में पहुंच गया, वो वहां पे छुप के बैठा था और आज जैसे ही फोर्सेस को इत्तला मिली कि इस इलाके में मिलिटेंट छुपा बैठा है तो उन्होंने उस इलाके को मार में ले लिया और उसके बाद जो ही उन्होंने पेशकदमी शुरू की तो उस जो जख्मी मिलिटेंट वहां पे छुपा बैठा उसने फायरिंग की और फिलहाल इलाके में जो है वो फायरिंग अभी जारी है और जो फौज की मजीद दस्ते वो इलाके की ओर रवाना किए गए हैं क्योंकि जंगलाती इलाका है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मिलिटेंट को भागने का एक और मौका न मिले और फिलहाल इलाके में जो है एनकाउंटर वो जारी है। जी मुनज़्ज़र। जी बिल्कुल सईद, लेकिन जंगलाती इलाके में अक्सर ये देखा गया है कि ऑपरेशन जो है वो चलता तो है लेकिन काफ़ी टाइम तक भी चलता है, लेकिन ऐसे में जो है मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब भी हो जाते हैं। हाँ देखिए मुनज़्ज़र, मैंने आपको बताया कि ये जो मिलिटेंट ये ऑलरेडी एक जगह फरार हो चुका है लेकिन ये इस वक्त जख्मी हालत में है जी। और इस वक्त इस वजह से इसको ज्यादा चांस नहीं दिया जाएगा क्योंकि जख्मी हालत में ऑलरेडी इंजर्ड है ये बंदा। और इस वक्त जो फौज है उनने चारों ओर इसको घेरे में ले रखा है और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और इलाकों से भी फौज के जो दस्ते वो इलाके में रखे गए हैं ताकि एक और बार इस मिलिटेंट को भागने का मौका न मिले। जी मुनज़्ज़र। सईद बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज अपोजिशन लीडरों को चाय पर दावत दी है जिससे पार्लियामेंट में जारी तातुल के साथ साथ कई दीगर मसाइल पर बातचीत की उम्मीद है। जराये के मुताबिक इस बात पर भी गौर हो सकता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी एक मॉक पार्लियामेंट चलाए जिसे जंतर मंतर पर किसानों ने चलाई थी। पार्लियामेंट में अपनी बात को न माने जाने के खिलाफ यह एहतजाज का तरीका है। कांग्रेस जराये के मुताबिक अपोजिशन कायदीन को आज सुबह पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले चाय पर बुलाया गया है ताकि रुकन पार्लियामेंट वक्त पर पहुंच सके। तमाम 14 हम ख्याल जमातों के कायदीन को चाय पर मदऊ किया गया है। हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, राहुल गांधी ने एक और तरीके से एहतजाज करने की सोची है और उस पर जो है तमाम जो 14 पार्टियां हैं जो कांग्रेस से इत्तेफाक रखती है उनको चाय पर बुलाया गया है। क्या मॉक पार्लियामेंट के तरीके पर एहतजाज शुरू करेगी हिज़्ब इख्तिलाफ? देखिए मुनज़्ज़र, इस बारे में अभी तक कोई भी बात बिल्कुल साफ नहीं है। अभी कुछ देर पहले मेरी राजीव शुक्ला से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हम लोगों ने यहाँ पे विपक्ष को एकजुट किया है और एक कई सालों बाद, कई दशक कह रहे थे कि बल्कि कि वो कई दशक बाद विपक्ष एकजुट हुआ है क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। तो यहाँ पे वो एक प्रयास है कि सबको एक साथ लाए और जाहिर सी बात है कि वो जब साथ लाएंगे तो एक तरह से मॉक पार्लियामेंट ही है ये क्योंकि पूरा विपक्ष यहाँ पे होगा करीब करीब। वो यहाँ 17 पार्टियों के जो विपक्ष है उनको यहाँ पे बुलाया गया है। राहुल गांधी हालांकि अभी तक नहीं आए हैं, जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं उनका आना जरूर शुरू हो चुका है तो वो लोग यहाँ मौजूद है। लेकिन एक चीज राजीव शुक्ला बहुत साफ कर चुके कि यहाँ पर एकजुटता दिखाएंगे और एक सरकार को एक संदेश यहाँ से जाएगा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ कितना एकजुट है। तो उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि 17 विपक्षी दल एक साथ आए हैं, एक जगह आए हैं और पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। तीसरा हफ्ता नहीं सुनी जा रही है बात जैसा कांग्रेस कह रही है तो उसके लिए ये एक मॉक पार्लियामेंट ही है। इसके अलावा मुनज़्ज़र एक ये बात चल रही थी कि यहाँ से हो सकता है कि जितने विपक्षी दल हों वो पैदल मार्च करें पार्लियामेंट तक। तो उस पर भी अभी कह रहे हैं कि हम लोग अंदर बातचीत करेंगे, अगर सब सहमत होंगे तो हो सकता है कि विपक्षी दल पैदल ही पार्लियामेंट की तरफ यहाँ से जाएं। बिल्कुल कोशिश ओपोजिशन की एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने की। अशरफ काज़मी, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सांबा पेश आ रही है। सांबा में पुलिस और फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी ब्रह्मना के इस्माइलपुर इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। सांबा से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस और फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। बड़ी ब्रह्मना के इस्माइलपुर इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। मुश्तबा अफराद की नक्लो हरकत पर यह तलाशी मुहिम शुरू की गई। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर इस्माइलपुर इलाके में मुश्तबा अफराद के नक्लो हरकत के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है।
सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर के हवाले से यह खबर, एक नामालूम मिलिटेंट हलाक हो गया है। बांडीपुरा के छाना दजी जंगलात में ये झड़प हुई। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई। इससे पहले आपको इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे और अब जो इस वक्त का अपडेट सामने आ रहा है, नामालूम मिलिटेंट हलाक हो गया है। बांडीपुरा की छाना दजी जंगलात में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई। ये मिलिटेंट पहले एक बार फरार होने में कामयाब हो गया था, उसके बाद जख्मी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सईद जुड़ चुके हैं। सईद, इस वक्त का अपडेट बताएं। देखिए मुनज़्ज़ा, पुलिस ने ट्वीट करके अभी जानकारी दी कि ये जो एनकाउंटर है इसमें एक गैर शनाख्तशुदा मिलिटेंट मारा गया है जी। लेकिन इलाके में जो फायरिंग का सिलसिला है वो फिलहाल रुक गया है, लेकिन तलाशी कार्रवाई अभी जारी है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल तलाशी कार्रवाई जारी है और नामालूम मिलिटेंट हलाक होने की खबर सामने आई है। सईद, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान आयद पाबंदियों में आज से रियायत देने का ऐलान किया है। जिन अजला में वबा का असर कम है, दुकानें शाम 4 बजे के बजाय रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी गई है। 11 अजला में अभी भी तीसरे मरहले की पाबंदियां आयद रहेगी। मुंबई में अब दुकानों को रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत मिल गई है, तो वहीं मेडिकल शॉप्स को 24 घंटे खुले रखने की इजाजत दी गई है। हालांकि लोकल ट्रेनों के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है और ये काम मरहलावार किया जाएगा। जबकि महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, शोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर में पहले जैसी ही पाबंदियां रहेंगी। सरकारी और गैर सरकारी दफातर पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। गार्डन में वर्जिश, जॉगिंग और साइकिलिंग की इजाजत होगी। सरकारी एलामिये के मुताबिक मस्जिद, मंदिर, चर्च और दीगर इबादत गाहें बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर वगैरह मुकम्मल तौर पर आइंदा हुक्म तक बंद रहेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र में मजीद गाइडलाइंस जारी की गई है, किन इलाकों में रियायत बरती गई है और किन इलाकों में लगातार जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी वो बरकरार रहेंगी, उस हवाले से भी गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए, महाराष्ट्र के 36 जिलों में से लगभग 25 जिलों को काफी राहत मिली है। 11 जिले ऐसे हैं जिन्हें अब भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अब भी जो मरीजों की संख्या है वहां पे स्टिल है। और जिस तरह से देखा गया है कि जो 24 घंटे के आंकड़े आते हैं कोरोना के सरकारी, उन आंकड़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े कहीं न कहीं राहत देने वाले जरूर हैं। महज सिर्फ 4000 के करीब ये जो आंकड़े हैं ये मिल रहे हैं और मुंबई में करीब 200 के ऊपर मिल रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं ये जो आंकड़े हैं इसमें किसी न किसी तरीके से गिरावट आ रही है। यही एक वजह साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र और सभी जिलों को राहत दी गई है। महज सिर्फ 11 जिले हैं जिन्हें अब भी इंतजार करना होगा। खास करके अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के लिए जब गाइडलाइन जारी की गई तो उस दौरान मुंबई और थाने, ये 2 जिलों को बाकायदा वहां के जो स्थानिक प्रशासन है उनको अनुमति दी गई थी, डिजास्टर डिपार्टमेंट को, कि आप अपने हिसाब से इससे लेकर गाइडलाइन जारी की जाए। तो मुंबई के लोगों को काफी राहत मिली है। अभी भी इन्हें इंतजार करना होगा फिलहाल ट्रेन के सफर को लेकर। साथ ही जिस तरह से मॉल्स को लेकर शॉपिंग करने के लिए लोग जो इच्छा रखते हैं उन्हें भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी भी शॉपिंग के लिए मॉल्स को खुली नहीं रखी गई है। लेकिन जो दुकानें हैं उन्हें राहत दी गई। रात 10 बजे तक व्यापारी अपना व्यापार कर सकते हैं, 10 बजे तक दुकानों में किसी तरह से सेल कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री को फिलहाल उसी तरीके से रखा गया है, शाम 4 बजे तक वो खुले होंगे। उसके बाद वो पार्सल डिलीवरी जिस तरह से देते हैं उसी तरीके से शुरू होगी। फिल्म की शूटिंग को लेकर भी काफी राहत दी गई है। जिस तरह से शूट के शेड्यूल्स होंगे, जिस तरह से उनके बाइबल सरकार के सामने या फिल्म इंडस्ट्री के विभाग के सामने आएंगे, उसी के आधार पर उन्हें शूट दी जाएगी, उसी के आधार पर शूट की परमिशन दी जाएगी। लेकिन जो 11 जिले हैं उन 11 जिलों में अभी लेवल 3 के जो नंबर्स है उसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें सांगली, सतारा, पूना में हमने देखा कि जिस तरह से वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक नया वायरस जिसने महाराष्ट्र में भी दस्तक दे दी, जीका वायरस, उसे लेकर के एक पेशेंट मिले हैं। तो कहीं न कहीं एहतियात के तौर पर इन सभी जिलों में राहत देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से आज 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वजीर बराए स्कूली तालीम वर्षा गायकवाड़ ने इसकी तस्दीक की है। बोर्ड ने इस ताल्लुक से चंद वेबसाइट्स का जिक्र किया है जिस पर 12वीं के तुलबा अपने नताइज देख सकते हैं। वाज़ेह है कि 16 जुलाई को SSC बोर्ड के नताइज जाहिर किए गए थे।
वेबसाइट क्रैश होने के सबब तुलबा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज 12वीं जमात के नताइज जाहिर किए जाएंगे। तुलबा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी इंसान का हक है।